कुछ खुफिया सूत्रों के मुताबिक 3 अलग अलग देशों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया था जिसका निशाना थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ये कोई आम प्लान नहीं था, ये महीनों से तैयार किया गया था। इसमें हर कदम पहले से तय था, कौन कहाँ रहेगा, किस समय क्या करेगा, किसके पास कौन सी जानकारी होगी, सब कुछ पहले से तय था। और इस पूरी साजिश की सबसे खतरनाक बात यह थी कि दुश्मन को प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनके आने जाने से जुड़ी ऐसी जानकारी भी मिल चुकी थी जो बाहर के किसी आदमी तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन इस बार एक बात भारत के पक्ष में थी। इस साजिश की हल्की सी भनक हमला होने से पहले ही भारत की खुफिया एजेंसियों तक पहुंच चुकी थी। एक रात करीब 10 बजे जब देश के ज्यादातर लोग अपने घरों में थे, उसी समय भारत की मॉनिटरिंग सिस्टम ने एक अनयूजुअल सिग्नल पकड़ा। ये सिग्नल सामान्य नहीं था, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि अलग अलग फॉरेन सर्वर से लगभग एक ही समय पर भेजा गया था। इसका मतलब साफ था, कहीं न कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही ये सिग्नल पकड़ा गया, रॉ के कंट्रोल रूम में बैठे एनालिस्ट्स तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने उस सिग्नल को डिकोड करना शुरू किया। शुरुआत में मैसेज पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसके कुछ हिस्से पढ़े जा सके। मैसेज में 3 बातें लिखी थी। पहली, फेज 1 कंप्लीट। दूसरी, ऑल यूनिट्स रेडी। तीसरी, एग्जीक्यूशन विंडो सुबह 6:30। बस यहीं से मामला पूरी तरह बदल गया। अब सवाल ये नहीं था कि कोई अटैक होने वाला है या नहीं, अब सवाल ये था कि ये अटैक किसके ऊपर होने वाला है। इसके बाद तुरंत सिस्टम में मौजूद बाकी डेटा को मिलाया गया, सिग्नल के पैटर्न को देखा गया, पुराने अलर्ट से तुलना की गई और फिर कुछ ही देर में जो रिजल्ट सामने आया उसने कंट्रोल रूम में बैठे हर अधिकारी को हिला दिया। टारगेट कोई आम आदमी नहीं था, टारगेट थे भारत के प्रधानमंत्री। ये सुनते ही सब समझ गए कि अब मामला सिर्फ एक अलर्ट का नहीं रहा, अब ये एक नेशनल इमरजेंसी बन चुका था। लेकिन असली खतरा अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया था। जब अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के अगले दिन के कार्यक्रम को देखा, उनके राउट डिटेल्स को चेक किया, कॉन्वॉय की मूवमेंट टाइमिंग को मिलाया, तब उन्हें एक और बड़ी बात समझ आई। दुश्मन के पास सिर्फ इतना नहीं था कि हमला सुबह 6:30 के आसपास करना है। दुश्मन के पास प्रधानमंत्री की मूवमेंट से जुड़ी बहुत अंदर की जानकारी भी थी। उन्हें पता था कि काफिला किस रूट से गुजर सकता है, उन्हें टाइमिंग का अंदाजा था, उन्हें सुरक्षा की परतों के बारे में भी कुछ जानकारी थी। और यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि ऐसी जानकारी बाहर बैठे किसी दुश्मन को अपने आप नहीं मिल सकती। इसका सिर्फ एक मतलब था, इंफॉर्मेशन लीक हुआ है। मतलब दुश्मन सिर्फ देश के बाहर नहीं था, उसकी मदद देश के अंदर से भी हो रही थी। अब जांच और तेज कर दी गई। जो सिग्नल पकड़ा गया था उसकी ओरिजिन डिटेल्स फिर से देखी गई। उनमें 3 अलग अलग फॉरेन सोर्सेज दिखाई दिए। तीनों के सिग्नल पैटर्न अलग थे, तीनों की कमांड स्टाइल अलग थी, लेकिन तीनों का लक्ष्य एक ही था, समय भी एक ही था। यहीं से ये बात लगभग साफ हो गई कि ये किसी एक देश की चाल नहीं थी, ये 3 देशों के मिलकर बनाया गया प्लान था। अब स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। एक तरफ बाहर से हमला तैयार किया जा चुका था, दूसरी तरफ देश के अंदर से किसी ने जानकारी लीक की थी, यानी हमला बाहर से भी था और अंदर से भी। तभी सिस्टम को एक और फाइनल इनपुट मिला। इस इनपुट ने पूरी तस्वीर साफ कर दी। हमला दिल्ली के अंदर होना था, और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं बल्कि उसी रूट पर होना था जहां से सुबह प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय गुजरने वाला था। ये जानकारी मिलते ही कंट्रोल रूम में बैठे सभी अधिकारियों को समझ आ गया कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। अगर हमला शुरू हो गया तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पहला विचार ये आया कि प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय का रूट तुरंत बदल दिया जाए। लेकिन यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई। अगर रूट बदलने की जानकारी भी लीक हो गई तो हमला करने वाले लोग अपनी स्ट्रैटेजी भी तुरंत बदल देंगे। यानी अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि पहले क्या किया जाए, रूट बदला जाए या पहले उस गद्दार को पकड़ा जाए जो अंदर से जानकारी पहुंचा रहा है। क्योंकि अब एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी, दुश्मन सिर्फ सीमा के बाहर बैठा हुआ नहीं था, वो भारत के अंदर रहकर सिस्टम के अंदर से हर मूव पर नजर रख रहा था। इसी बीच जांच करने वाली टीम तुरंत उन लोगों की लिस्ट तैयार करती है जिन्हें प्रधानमंत्री की मूवमेंट की जानकारी मिलती थी, यानी जिनके पास रूट, टाइमिंग और सिक्योरिटी से जुड़ी डिटेल्स का एक्सेस था। अब एक एक करके हर नाम को चेक किया जाता है, उनकी एक्टिविटी देखी जाती है, उनके रीसेंट एक्शंस को कंपेयर किया जाता है। और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती है, एक नाम बार बार सामने आने लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम के अंदर था, जिस पर पूरा भरोसा किया जाता था और जिस पर कभी किसी ने शक नहीं किया था। एक ऑफिसर धीरे से कहता है, सर ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। दूसरा तुरंत जवाब देता है, मतलब जानकारी यहीं से बाहर गई है। अब बिना समय गंवाए उस व्यक्ति पर नजर रखनी शुरू की जाती है। उसके फोन रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, उसकी लोकेशन चेक की जाती है, उसके पिछले कुछ घंटों की एक्टिविटी को ध्यान से देखा जाता है। और तभी एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। पिछले 48 घंटों में उसने 3 अलग अलग फॉरेन कॉन्टैक्ट से बात की थी और हर बार उसने इंक्रिप्टेड चैनल का इस्तेमाल किया था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। सिस्टम के अंदर
गद्दार मिल चुका था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी समय एक और मैसेज डिकोड होता है जो इस पूरे अटैक का अगला हिस्सा खोल देता है। उस मैसेज में लिखा था, स्नाइपर रेडी, बैकअप टीम इन पोजीशन, नो फेलियर दिस टाइम। ये पढ़ते ही अब सब कुछ साफ हो चुका था। ये सिर्फ एक साधारण हमला नहीं था, बल्कि ये कई हिस्सों में बंटा हुआ प्लान था। अगर पहला हमला फेल हो जाए तो दूसरा तुरंत शुरू हो जाए। अब रॉ के सामने दो रास्ते थे, या तो प्रधानमंत्री का कन्वॉय रोक दिया जाए या हमलावर तक पहुंचकर हमला होने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन कॉन्वॉय रोकने का मतलब था पूरे शहर में डर फैलना, और सबसे बड़ी बात, हमलावर को पता चल जाना कि उसकी योजना पकड़ ली गई है, इसलिए फैसला लिया जाता है हमले को शुरू होने से पहले ही खत्म किया जाएगा। इसी बीच उस सस्पेक्ट की लाइव लोकेशन ट्रैक की जाती है, और जो लोकेशन सामने आती है वो और भी ज्यादा खतरनाक थी। वही लोकेशन थे जहां से सुबह प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय गुजरने वाला था। अब एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी, गद्दार सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा था, वो हमले को अंजाम देने में भी शामिल था। अब पूरी स्थिति सामने थी, अंदर गद्दार मौजूद था, बाहर से 3 देशों का साथ था, और हमला कुछ ही समय में होने वाला था। अब रॉ के पास सिर्फ एक काम बचा था, हमला शुरू होने से पहले हमलावर तक पहुंचना। जैसे ही ये फैसला लिया जाता है, तुरंत एक स्पेशल टीम को तैयार किया जाता है। उन्हें बिना किसी शोर के, बिना किसी ऑफिशियल मूवमेंट के सीधे उस जगह तक पहुंचना था, क्योंकि अब हर सेकंड बहुत कीमती था। टीम तेजी से आगे बढ़ती है, कोई सायरन नहीं, कोई पुलिस मूवमेंट नहीं, सब कुछ बिल्कुल चुपचाप किया जाता है, ताकि हमलावर को जरा भी अंदाजा ना हो कि उसकी योजना पकड़ ली गई है। जैसे जैसे टीम उस जगह के करीब पहुंचती है, एक और इनपुट आता है, स्नाइपर अपनी पोजीशन पर रेडी है। अब साफ हो जाता है कि पहला हमला स्नाइपर के जरिए होने वाला है, एक ऐसा शॉट जो कन्वॉय के एक खास पॉइंट पर लिया जाएगा, और वो पॉइंट ऐसा था जहां कुछ सेकंड्स के लिए सिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाती थी। मतलब हमलावर ने जगह बहुत सोच समझकर चुनी थी। अब टीम धीरे धीरे पूरे इलाके को घेरना शुरू करती है, हर बिल्डिंग चेक की जाती है, हर छत पर नजर रखी जाती है, और तभी एक हल्की सी मूवमेंट दिखाई देती है। एक छत पर एक शैडो और उसके सामने रखा हुआ एक लंबी दूरी वाला हथियार। टीम का लीड ऑफिसर धीरे से कहता है, टारगेट दिख गया है। लेकिन समस्या ये थी, स्नाइपर पहले से तैयार था, और अगर जरा भी हलचल हुई तो वो एक पल भी नहीं लगाएगा ट्रिगर दबाने में। इसी बीच कंट्रोल रूम से सूचना आती है, कन्वॉय सिर्फ 2 मिनट दूर है। अब स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी, स्नाइपर रेडी था, कन्वॉय रास्ते में था और समय बहुत कम बचा था। लीड ऑफिसर तुरंत फैसला लेता है, अब सीधे एक्शन लेना पड़ेगा, बिना वार्निंग के, बिना देरी के, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो सब खत्म हो सकता था। टीम धीरे धीरे छत की तरफ बढ़ रही थी, हर कदम बहुत संभल कर रखा जा रहा था। हर आदमी जानता था कि एक छोटी सी आवाज भी पूरी योजना बिगाड़ सकती है। लेकिन जैसे ही वे स्नाइपर के थोड़ा और करीब पहुंचे, तभी स्नाइपर को हल्की सी आहट महसूस हो गई। उसे समझ आ गया कि कोई उसके पास पहुंच चुका है, और उसी पल उसने अपनी उंगली ट्रिगर पर और कस ली। ये वो क्षण था जहां एक पल की देरी भी सब कुछ खत्म कर सकती थी। तभी लीड ऑफिसर जोर से कहता है, नाउ, और उसी पल टीम तुरंत कार्रवाई करती है। एक ही झटके में स्नाइपर को काबू कर लिया जाता है, उसे गोली चलाने का मौका ही नहीं मिलता। अब पहली नजर में लग रहा था कि सबसे बड़ा खतरा टल चुका है, क्योंकि जिस हमलावर का इंतजार था वो पकड़ा जा चुका था। लेकिन उसी समय कंट्रोल रूम से एक और सूचना आती है, पहला खतरा खत्म, लेकिन दूसरी योजना अभी भी चालू है। यहीं से सबको समझ आ जाता है कि स्नाइपर सिर्फ पहला हिस्सा था, असल हमला अभी बाकी था। यानी अगर टीम सिर्फ स्नाइपर को पकड़कर रुक जाती तो कुछ ही देर बाद हमला किसी दूसरे तरीके से हो सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, दूसरी योजना क्या थी? कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी तुरंत बाकी सिग्नल्स को फिर से देखने लगते हैं। हर मैसेज को दोबारा पढ़ा जाता है, हर पैटर्न को फिर से मिलाया जाता है, और कुछ ही देर में एक नई बात सामने आती है। प्रधानमंत्री के रूट पर एक मेंटेनेंस व्हीकल दिखाई देता है। पहली नजर में वो गाड़ी सामान्य लगती है, कागजों में उसका एंट्री रिकॉर्ड भी मौजूद था, लेकिन जब उसकी मूवमेंट हिस्ट्री देखी जाती है तो पता चलता है कि पिछले कुछ घंटों में उसने अपनी जगह बदली थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसे ठीक उसी संकरे मोड़ पर खड़ा किया गया था जहां कॉन्वॉय की स्पीड थोड़ी कम होने वाली थी। यहीं से शक लगभग यकीन में बदल जाता है। अब उस गाड़ी की जानकारी को और ध्यान से देखा जाता है, तस्वीरें बड़ी करके देखी जाती हैं, उसकी बनावट को समझा जाता है, और तभी सच्चाई सामने आती है। वो कोई सामान्य मेंटेनेंस व्हीकल नहीं थी, उसके अंदर विस्फोटक लगा हुआ था। यानी योजना ये थी कि जैसे ही प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय उस जगह तक पहुंचे, उसी समय बड़ा विस्फोट किया जाए। अब स्थिति पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। स्नाइपर पकड़ा जा चुका था, लेकिन ब्लास्ट वाली योजना अभी भी जिंदा थी, और कॉन्वॉय उस जगह से सिर्फ कुछ ही मिनट दूर था। तुरंत आदेश दिया जाता है, उस गाड़ी को ढूंढो और विस्फोट होने से पहले उसे बंद करो। फील्ड टीम तुरंत अपनी दिशा बदलती है और उस स्पॉट की तरफ बढ़ती है। अब समय बहुत कम था, जोखिम बहुत बड़ा था, क्योंकि अगर हमलावर ने दूर से ही ब्लास्ट कर दिया
तो आसपास का पूरा इलाका सेकंडों में तबाह हो सकता था। कुछ ही देर में टीम उस जगह तक पहुंच जाती है। उन्हें वही गाड़ी दिखाई देती है, बाहर से बिल्कुल साधारण, लेकिन अंदर एक बड़ा खतरा छुपाए हुए। अब बम को निष्क्रिय करने वाला एक्सपर्ट आगे बढ़ता है। वो डिवाइस को स्कैन करता है, उसकी रचना को समझने की कोशिश करता है और फिर धीमी आवाज में कहता है, ये साधारण बम नहीं है, इसमें एक से ज्यादा तरीके लगाए गए हैं। इसका मतलब साफ था, इसमें टाइमर भी लगा था, इसे दूर से भी चलाया जा सकता था और अगर जरा सी गलती हुई तो तुरंत विस्फोट हो सकता था। इसी बीच कंट्रोल रूम से एक और सूचना आती है, कॉन्वॉय सिर्फ 60 सेकंड्स दूर है। अब ये समय के खिलाफ सीधी दौड़ बन चुकी थी। सिर्फ 60 सेकंड्स, सामने एक खतरनाक डिवाइस और उसे रोकने का सिर्फ एक मौका। एक्सपर्ट तेजी से डिवाइस को समझने लगता है। वो एक एक तार को देखता है, सिस्टम में जा रहे सिग्नल्स को चेक करता है और तभी अचानक कंट्रोल रूम में एक और अलर्ट दिखता है। कोई बाहर बैठा आदमी अभी भी सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा था, यानी हमला करने वाले अभी भी सक्रिय थे और वे दूर से ब्लास्ट चालू करना चाहते थे। लीड ऑफिसर तुरंत आदेश देता है, सिग्नल जैमर चालू करो अभी। जैसे ही सिग्नल जैमर चालू किया जाता है, बाहर से आने वाला संकेत कुछ समय के लिए रुक जाता है। अब दूर से ब्लास्ट करना मुश्किल हो गया था, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी क्योंकि टाइमर अब भी चल रहा था। 45 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, 15 सेकंड्स। अब हर सेकंड भारी लगने लगा था। टीम के बाकी लोग एरिया को घेर कर खड़े थे। एक्सपर्ट का पूरा ध्यान सिर्फ डिवाइस पर था। वो एक एक तार को देखता है। गलत तार काटने का मतलब था उसी पल विस्फोट, सही तार काटने का मतलब था मिशन सफल। और आखिरकार आखिरी क्षण में उसे सही तार समझ में आ जाता है। उसकी सांस तेज हो जाती है, लेकिन इस बार उसके हाथ नहीं कांपते। वो बिना देरी किए वही तार काट देता है और उसी पल टाइमर रुक जाता है। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अगले ही क्षण क्या होगा, लेकिन फिर कोई ब्लास्ट नहीं होता, यानी विस्फोट रुक चुका था। प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय सुरक्षित उस रास्ते से निकल जाता है।